करता सब ठीक ठाक होंगे। वेल मैं भी आप सबकी तरह ईटीएफ की न्यूज़ के चक्कर में बैठा हूँ, इंतज़ार में बैठा हूँ कि ईटीएफ की न्यूज़ क्या करती है। ईटीएफ की न्यूज़ अगर बुलिश आती है तो उस हिसाब से हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, अगर ईटीएफ की न्यूज़ बेरिश आती है तो उस हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्टिल बीटीसी जो सॉरी अभी ग्रुप में भी मैंने शेयर किया कि स्टिल बीटीसी इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। रीज़न हमारे पास कि बीटीसी ने एक दफ़ा यहाँ से करेक्शन की, जब हमने जोन को टच किया तो यहाँ से करेक्शन हुई, अगेन यहाँ से करेक्शन हुई, जब दोबारा प्राइस यहाँ पे आई तो अगेन यहाँ से करेक्शन हुई। एक दफ़ा प्राइस यहाँ पे आके उसको ब्रेक कर गई, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग ना ये सपोर्ट ना ठहरा सका, डिमांड जोन को काबू ना कर सकी। अगेन प्राइस यहाँ पे आके यहीं से बाउंस बैक हो रही है, और ऊपर का जो जोन था हमारे पास 48,000 का, मार्केट उसको एक दफ़ा टच कर चुकी है। आई होप सो कि मार्केट अगेन दोबारा उस जोन को टच करने के लिए जाए, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर फोमो क्रिएट किया जा रहा है। बहुत से लोग मेजर जोन्स के ऊपर बाइंग की जा रही है, बाइंग की जा रही है। अगर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट्स की कंट्रीब्यूशन देखें तो मार्केट के अंदर मेजोरिटी ट्रेडर्स अभी लॉन्ग हैं। तो मेजोरिटी अभी लॉन्ग है, तो डेफिनेटली मार्केट का जो रिएक्शन होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट्स को लिक्विडेट कराना होता है। जब पहले लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया जाता है या पहले शॉर्ट्स को, जिस साइड की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, सबसे पहले मार्केट उस साइड का मूव करती है, चाहे वो लॉन्ग की हो चाहे वो शॉर्ट्स की हो। सो दैट्स वाई यहाँ पे 48,000 की लिक्विडिटी मार्केट के अंदर पड़ी हुई थी, स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे। मार्केट ने 48,000 के स्टॉप लॉसेस को हंट किया। उसके बाद कल रात 44,000 के ऊपर आई कि वहाँ से लॉन्ग बिल्ड थे। अच्छा, इसके पीछे का एक मेजर रीज़न था कि कल रात एसईसी के ट्विटर हैंडल से एक न्यूज़ जारी की गई कि ईटीएफ अप्रूव्ड हो चुका है लेट नाइट। लेकिन जब एक्स डॉट से तहकीक की गई तो वो एक अथेंटिक न्यूज़ नहीं थी, हैक किया गया था ट्विटर हैंडल को। उसके बाद जब न्यूज़ चली कि ईटीएफ अप्रूव्ड हो चुका है तो बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन को बाय किया। बाय करने की वजह से बिटकॉइन की प्राइस में एक मेगा पंप आया। लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स जब एसईसी गैरी गैंसल की तरफ से एक ट्वीट आया तो अगेन बीटीसी के अंदर एक सेलिंग आई। बीटीसी की प्राइस में एक डंप आया और मिनिमम 4,000 का डंप था। ओके वेल, ये अभी के सिनेरियो है। अच्छा, आज हम अब बात करेंगे उन 5 प्रोजेक्ट्स को, उन 5 जेम्स को जो 2024 एंड 2025 के अंदर हमारे लिए लाइफ चेंजिंग है। तकरीबन 100x 200x 300x का रिटर्न हमें दे सकते हैं। 2024 एंड 2025 यही वो टाइम है फ्रेंड्स, दोस्त के। मेजर एनालिस्ट का ये कहना है कि ये बुल रन हमारे पास लास्ट बुल रन है। इसके पीछे का एक मेजर रीज़न है। रीज़न ये है कि अभी मार्केट का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की, वो 1.5 ट्रिलियन की है। लेकिन जब मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट, मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा जब इसके अंदर सप्लाई आ जाती है तो रीज़न ये होती है कि फिर मार्केट को पंप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी एक लिमिटेड सप्लाई है बनस्बत बाकी मार्केट्स की, तो क्रिप्टो मार्केट को पंप करवाना, डंप करवाना ईजी है इन्वेस्टर्स के लिए न्यूज़ की बेस के ऊपर। अगर हम फॉरेक्स के अंदर देखें या स्टॉक्स के अंदर देखें या किसी भी फाइनेंस, दो ही तीन क्रिप्टो स्टॉक्स फॉरेक्स फॉरेक्स के अंदर देखें तो एक लिमिटेड पॉइंट का पंप एंड डंप है, लेवरेज के बेस के ऊपर वहाँ प्रॉफिट्स एंड लॉस होते हैं। लेकिन अगर हम स्टॉक्स को देखें तो डेफिनेटली स्टॉक्स भी एक लिमिटेड पंप एंड डंप है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो मार्केट को देखें, जब से बीटीसी आया $400 से लेके तकरीबन आज $48,000, बल्कि 67 68 $69,000 लगा के, इसकी रीज़न ये थी कि लिमिटेड सप्लाई थी। जब मार्केट के अंदर एक सप्लाई लिमिट होती है तो मार्केट को पंप एंड डंप इजीली करवाया जा सकता है। तो दैट्स वाई मेजर एनालिस्ट का कहना है कि ये 2024 का जो बुल रन है ये हमारे पास में भी पॉसिबल कि ये लास्ट हो। इफ अगर 2024-25 का बुल रन हमारे पास लास्ट होता है तो हमारे पास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स और ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड्स जो ये सोचते हैं कि हमने मार्केट के एक डंप को मिस कर दिया, मिस करने की वजह से हम डिप बाइंग ना कर सके बिफोर 6 मंथ, 6 महीने 7 महीने पहले हम जब बीटीसी 24,000 25,000 26,000 के जोन के अंदर था और वहाँ पे हम अक्यूमुलेट ना कर सके, तो अभी वो परेशान, अभी वो हम कहते हैं कि दोबारा हमें वो डंप मिल जाए सो हम बीटीसी, हम उन प्रोजेक्ट्स को एक्यूमुलेट कर सकें। लेकिन दोस्त ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि बीटीसी अभी जिस जोन के अंदर खड़ा है ये 48 से लेके 50,000 का डॉलर का जोन है। जब बुल मार्केट की एंडिंग होती है तो वहाँ पे प्रॉफिट्स बुकिंग होती है। प्रॉफिट्स बुकिंग होने के बाद टाइम टू मार्केट डाउन आती है। लेकिन जब बुल मार्केट की स्टार्टिंग होती है, बेयर मार्केट की एंडिंग होती है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेटिंग होती है और लिमिटेड टाइम के लिए एक्यूमुलेट होकर वहाँ से प्रॉफिट्स बुकिंग होना शुरू हो जाती है। तो आज हमारे पास ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम एक्यूमुलेट करके अभी जो करंट जोन है, करंट जोन के ऊपर अगर हम उनको एक्यूमुलेट करते जाएं टाइम टू टाइम तो इंशाल्लाह 100x से लेके 200 एंड 300
एक्स तक हमें गेन मिल सकता है, 300% नहीं, 300x का। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी, या एक्यूमुलेट करते जाएं, अभी करते जाएं, 2 दिन पे बाद में एक्यूमुलेट करते जाएं, या 2 दिन आगे एक्यूमुलेट करते जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम उसे एक्यूमुलेट करते जाएं तो अगर वो प्रोजेक्ट हमें 10x का गेन देता है तो इट्स मीन हमारा अकाउंट $1000 के ऊपर जाता है। अगर वो प्रोजेक्ट हमें 100x का गेन देता है तो इट्स मीन हमारा अकाउंट $10,000 के ऊपर जाता है, इफ़ आवर इन्वेस्टमेंट इज जस्ट ओनली $100। लेकिन अगर हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे $1000 की होगी और हमें 10x का रिटर्न मिलेगा तो इट्स मीन कि हमारा अकाउंट 10x चला गया, 10,000% तक, सॉरी $10,000 हमारा अकाउंट ग्रो हो गया। और ये 2024 एंड यही 2025 एक ऐसा गेम चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग टाइम है हमारे पास कि अगर इसमें हम एक ऐसे जोन के अंदर बाइंग करें, 2024 का एक ऐसा जोन है हमारे पास कि अगर हम इसके अंदर बाइंग करें और एक प्रोसीजर के साथ बाइंग करें तो 2024 एंड 2025 का जो टाइम है हमारे पास, ये सर मैंने भी कहा कि लाइफ चेंजिंग है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो प्रोजेक्ट है हमारी कैटेगरी के अंदर, सबसे पहले है अरकम। अगर अरकम की अगर हम बात करें, बेसिकली अरकम जो प्रोजेक्ट है ये बाइनांस के लॉन्च पैड के ऊपर है, और जो प्रोजेक्ट बाइनांस के लॉन्च पैड के अंदर होता है तो उसके अंदर बाइनांस की पर्सनल होल्डिंग्स होती हैं। बाइनांस उस प्रोजेक्ट को होल्ड कर रहा होता है, उसके अंदर बाइनांस की लिमिट मेजर एंड लिमिटेड होल्डिंग्स होती हैं। अगर हम अरकम को देखें तो अरकम ऑलरेडी तकरीबन 2x हो चुका है। जब से अरकम मार्केट के अंदर आया है वहां से लेके अभी तक अरकम 2x हो चुका है, लेकिन अभी भी अरकम हमारे पास एक ऐसे जोन के अंदर पड़ा हुआ है जहां से अब हम इसको बाय कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका यूज केस होता है, कोई भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिसका यूज केस ना हो, और जिस प्रोजेक्ट का यूज केस नहीं होता वो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर काफी देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता, और जिस प्रोजेक्ट का यूज केस होता है वो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर सर्वाइव करता है। और अगर कोई तकरीबन 2021 के अंदर अगर हमने देखा तो जो प्रोजेक्ट्स बाइनांस के लॉन्च पैड के ऊपर आए थे उन प्रोजेक्ट्स ने हमें 2000x का गेन दिया, 2000x का गेन दिया। यानी अगर वहाँ पे $100 की अगर किसी दोस्त ने बाइंग की हुई थी तो 2000x की कैलकुलेशन लगा के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गेन बनता है वहाँ पे। इस हिसाब का गेन हमें बाइनांस के लॉन्च पैड के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स टोकन जेम्स लॉन्च थे उन्होंने गेन दिए, तो उनमें से एक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट है अरकम। रिसेंट अभी इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इनकी इतनी हाइप नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम हर एक बंदा इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इज अरकम। बेसिकली अरकम अरकम जो प्रोजेक्ट है इसका काम क्या है, इसका यूज केस क्या है, सर मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट बगैर यूज, अच्छा ओके, अरकम को देखें तो बाइनांस के ऊपर अरकम लिस्ट है, HTX के ऊपर अरकम लिस्ट है, बायबिट के ऊपर, गेटाइयो के ऊपर, बिटहब, बाइनांस, कुकोइन, बाइनांस, फीमेक्स और इन ये बिंगस के ऊपर ये प्रोजेक्ट लिस्टेड है। ओके वेल, इस प्रोजेक्ट का यूज़ केस क्या, अगर हम इसके यूज़ केस को देखें तो जिस तरह हम अगर इथीरियम के किसी प्रोजेक्ट को वॉलेट को ट्रैक करते हैं तो हमें ईथर स्कैन के ऊपर जाना पड़ता है, अगर बिटकॉइन के किसी वॉलेट को ट्रैक करते हैं तो हमें मीमपूल के ऊपर जाना पड़ता है। सेम इसी तरह अगर हम इन दोनों में से किसी प्रोजेक्ट के वॉलेट किसी के वॉलेट को ट्रैक करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक साइट आती है अरकम कंप्यूटर, जो कि इसके लिए काम करती है, जो बेसिकली जो कि ट्रैकिंग के लिए काम करती है। अपने रिसेंट पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि थिएटर जो प्रिंट हो गया है मार्केट के अंदर, थिएटर 1 बिलियन थिएटर प्रिंट हो गया है, जो कि थिएटर मल्टीसिक के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, और मल्टीसिक के थ्रू थिएटर ट्रांसफर हो रहा है एक्सचेंजेस के ऊपर, कुकॉइन के ऊपर, बाइनांस के ऊपर और बायबिट के ऊपर। तो बेसिकली अरकम ये काम करता है, इस चीज़ को टारगेट करता है एक ये, और इस चीज़ को अरकम टारगेट करता है। सेम इसी तरह अरकम इस प्रोजेक्ट का सिर्फ ये काम नहीं, इस प्रोजेक्ट का ये काम भी है कि अगर हम इसी साइट के ऊपर आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे वैलेट्स हैं जो मार्केट को पंप कर रहे हैं, कौन से ऐसे वैलेट्स हैं जो मार्केट को डंप कर रहे हैं, कौन से ऐसे वॉलेट हैं जो अभी इस टाइम के ऊपर एक्युमुलेट कर रहे हैं, इस टाइम को बिटकॉइन को एक्युमुलेट कर रहे हैं, इथेरियम को एक्युमुलेट कर रहे हैं। जिस तरह हमें ईथर स्कैन के ऊपर पता चल रहा होता है कि ये वाला वॉलेट इतना, फॉर एग्जांपल इतना मैटिक होल्ड कर रहा है, इतना मैटिक इतना सोलाना होल्ड कर रहा है, या फिर इतना इथेरियम होल्ड कर रहा है। सेम अरकम के ऊपर आके हमें यह पता चलता है कि कौन कौन से वॉलेट कौन कौन सी चीज़ें एक्युमुलेट कर अभी इस टाइम एक्युमुलेट कर रहे हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर एक्युमुलेट कर रहे हैं। बाकी इसके साथ अरकम का अपना एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस है जिसमें हम आके डिसेंट्रलाइज्ड जो टोकन है उनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं अरकम को गेन करके, अरकम को लेके। और इसी वजह से अरकम की प्राइस के अंदर डे बाय डे ग्रो हमें देखने को मिल रहा है। बाकी ये इस टाइप की इसके अंदर यूज केस बन रहा है।
इसी तरह अगर बाकी ये डेवलपर के लिए काम कर रहा है, इसी तरह अगर कोई डेवलपर कहता है कि मैं अरखम को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो क्या और इसे उसका प्रोसीजर क्या होता है कि अरखम के ऊपर अकाउंट बनाकर अरखम के ऊपर अकाउंट बनाकर अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी वो यहाँ पे आके अरखम के साथ उनकी ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी। तो इससे क्या हो, अरखम को बाय करके अरखम को परचेस करके अरखम के ऊपर उनकी ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि अरखम के इस प्रोजेक्ट के यूज़ केस के अंदर काफ़ी हाइप बनेगी, इस प्रोजेक्ट के यूज़ केस के अंदर काफ़ी इजाफा होगा। बाकी अरखम का अगर हम अपना अरखम का ऑल टाइम हाई देखें, तो अरखम का यहाँ पे अरखम का हमारे पास जो ऑल टाइम हाई आ रहा है, लेट मी शो, 0.70 0 पॉइंट तकरीबन 0.71 0.70 के ऊपर अरखम का एक ऑल टाइम हाई आ रहा है। लेकिन अगर अरखम को अभी हम देखें तो ये एक बियर सीजन का जो स्टार्टिंग थी वहां पे ये अरखम खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर हम इसे टाइम टू टाइम एक्युमुलेट करते जाएं, थोड़ा सा ऊपर जाए तो बाय करें या थोड़ा सा नीचे आए तो बाय करें, लेकिन ये मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, ये कोई 2 दिन 3 दिन 10 दिन की बाइंग नहीं होगी, ये कम अज कम हमारी 1 साल से 1.5 साल 300 डेज से लेके 500 डेज तक की जो बाइंग होगी वो होगी हमारे पास अरखम के अंदर। इसी लिस्ट के अंदर हमारे पास जो सेकंड प्रोजेक्ट है, इस तरह हमारे पास, अब वो तो हमारे लिस्ट का पहले नंबर का टोकन था, सेकंड जो हमारे पास जो टोकन है वो है ARWA, यानी AR प्रोजेक्ट कर ले। AR प्रोजेक्ट जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 2x हो चुका है, यानी कि $11 का हाई लगा चुका है AR। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि डेटा स्टोरेज के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे टॉप क्लास का जो प्रोजेक्ट है वो है AR। ARWERV टोकन है डेटा स्टोरेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो या वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ARVI। रिसेंट अगर हमने देखा होगा कि सोलाना का जो मोबाइल नेटवर्क निकला था, तो सोलाना ने जो अपना एक मोबाइल लॉन्च अभी डेवलप किया है, तो उस डेवलप के लिए अगर हम इसके ट्वीट के ऊपर जाएं तो सोलाना ने जिस चीज़ को भी प्रेफर किया है वो है ARVI। जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स हैं, डिसेंट्रलाइज साइड से ARV को सोलाना की अगर ट्वीट हम देखें तो सोलाना ने ये कहा है कि वो ARW RV के ऊपर वो अपना, यानी कि डेटा को स्टोर करेगा। तो डेटा स्टोर के लिए हमारे पास डेटा स्टोर के लिए हमारे पास AR वन ऑफ द मोस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। बाकी अगर डेटा स्टोरेज के हिसाब से बात की या फिर टाइम सर्कल के हिसाब से बात की जाए, अभी 2024 है, 2024 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड एसेट के प्रोजेक्ट, गेमीफाई के प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स हाइप के ऊपर होंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह रियल वर्ल्ड एसेट RW के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हम चले जाए 2021 के ऊपर, तो वहाँ पे मेटावर्स के प्रोजेक्ट थे, उन प्रोजेक्ट्स की हाइप थी। लेकिन आने वाला जो टाइम है हमारे पास 2024 2025 के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो टाइम पीरियड है या जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगी, कौन से ऐसे नैरेटिव हैं जो हमें शार्प टाइम के अंदर, लो टाइम के अंदर 10x 20x 50x 100x का गेन दे सकते हैं, तो उनमें से सेकंड प्रोजेक्ट जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी के अंदर है वो है हमारे पास ARWE। बाकी अगर हम ट्विटर साइड से आरवी को चेक करें, तो you are probably looking ARV ecosystem, the eco community operated ARV ecosystem Twitter feed, join the community over there। वेल गाइस, मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ARVI, ये बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए, तो इन प्रोजेक्ट की कोई हाइप स्टिल नहीं बन रही। इट्स डजंट मीन, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर इन प्रोजेक्ट्स की हाइप किसी प्रोजेक्ट की हाइप ना हो तो वो उसका यूज कैसे अनलेस होगा, नो। अभी अगर हम देखें तो 2021 2024 के NFT मेटावर्स की एक बहुत बड़ी हाइप थी, बहुत बड़ी हाइप। लेकिन आज क्या है, आज कोई उनके बारे में बात भी नहीं कर रहा। दैट्स वाई कि टाइम चेंज हो चुका है। सेम इसी तरह डेटा स्टोरेज के अंदर हमारे पास AR का प्रोजेक्ट है, और हमेशा के लिए डेटा स्टोरेज के जो वर्क है उस वर्क को अपग्रेड करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए ये टोकन बाय किया जाएगा। इस टोकन को बाय करने के थ्रू उसकी जो स्टोरेज को मजीद अपग्रेड किया जाएगा। सो दैट्स वाई ARWI को हमने अपनी नज़र के अंदर रखना है, इस नैरेटिव को हमने देखना है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। हर एक बंदा अपनी बेस के ऊपर रिसर्च करे, अपनी बेस के ऊपर रिसर्च करे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, ना आपका प्रॉफिट हमारा ना लॉस आपका हमारा। सो दैट्स वाई हर एक बंदा अपनी रिसर्च करे। अपनी रिसर्च के बेस पे मैं भी वीडियो कर रहा हूँ, अपनी रिसर्च के बेस पे आप भी चेक करें इन प्रोजेक्ट्स को। ओके वेल, तीसरा जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, तीसरा जो नैरेटिव है जिसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पैंडल, वन ऑफ द बेस्ट। एंड मेरा जो पर्सनल, जिसके अंदर पर्सनल अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने वर्ल्ड का 75% तक इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो वो है पैंडल, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन पैंडल, हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर। दैट्स
अच्छा, पेंडल का यूज़ केस क्या है? पेंडल का यूज़ केस है स्टैकिंग का। जिस तरह अगर हमने इथेरियम के ऊपर अपना इंटरेस्ट अर्न करना है तो फिर हम पेंडल को स्टैक करेंगे। अगर हमने आरबीएसएम के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करना है तो हम पेंडल को स्टैक करेंगे। डेफिनेटली अगर हमने पॉलीगॉन के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करना है तो हम पेंडल को स्टैक करेंगे। तो अगर इसकी इसी तरह इसकी स्टैकिंग की वजह से पेंडल की प्राइस में डे बाय डे हमें ग्रोथ मिल सकती है। पैनल की अगर हम सप्लाई की बात करें तो 258 मिलियन पैनल की सप्लाई है, और इसकी अगर हम सर्कुलेटिंग की बात करें तो 236 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग है। लेकिन अगर पैनल को हम डेफी लामा के ऊपर जाके चेक करेंगे तो तकरीबन एक लिमिटेड सप्लाई पैनल की लॉक्ड है। सो दैट्स व्हाई पैनल इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। एक काफ़ी बड़ी सप्लाई इनकी एक लॉक्ड है। लॉक्ड होने की एक रीज़न है कि वहाँ पे इनकी सप्लाई को स्टेक किया जा रहा है, पैनल को स्टेक किया जा रहा है स्टेक। लेकिन अगर हम इसकी एक मेजर सप्लाई को बात डेवलपमेंट को बात करें तो वो अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ। अपग्रेड ना होने की क्या रीज़न, अगर हम डेफी लामा के ऊपर चेक करें, अगर हम डेफी लामा के ऊपर आगे चेक करते हैं तो इनकी जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो है 229 मिलियन। 229 मिलियन डॉलर की यहाँ पे इनकी वैल्यू लॉक्ड है। लेकिन अगर इसके अंदर हम स्टैकिंग को चेक करें कि इनके अंदर कितनी क्वांटिटी स्टैक है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास जो स्टैक क्वांटिटी आ रही है, सॉरी स्टैकिंग, तो अराउंड हमारे पास कोई 62 मिलियन की क्वांटिटी अभी तक स्टिल पैनल के अंदर स्टैक है। लेकिन अगर हम इसी कैलकुलेशन करें, वेल तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 73 मिलियन को, सॉरी, ओ सॉरी, ओके, तो अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें 73 मिलियन को, 73 मिलियन के जो वर्थ की जो टोकन हमारे पास जहाँ पे स्टैक है, तो उनकी प्राइस हमारे पास अराउंड निकल के आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा खासा रिटर्न निकल के आता है, अच्छा खासा रिटर्न निकल के आता है। तो इट्स मीन कि इतने मिलियन के जो टोकन है हमारे पास वो नेटवर्क के अंदर स्टैक है। तो अगर इतने नेटवर्क इस पैनल के नेटवर्क के अंदर सेम इसी तरह डेफिलामा के ऊपर जाके अगर हम इसके टीवीएल को चेक करें तो इसका टीवीएल अराउंड तकरीबन 2022 से इसका टीवीएल हमें मुसलसल ग्रो करता नजर आ रहा है। लेकिन जब अगर टीवीएल ग्रो करता है तो इसका इम्पैक्ट इसकी प्राइस के ऊपर या टोकन की प्राइस के ऊपर किस हिसाब का पड़ता है, तो टीवीएल का इम्पैक्ट प्राइस के अंदर किस तरह पड़ता है, यह है हमारे पास। अगर हम देखें तो जिस तरह टीवीएल हमारे पास ग्रो हो रहा था, ये अगर हम हाँ, ये अगर हम देखें तो टीवीएल हमारे पास ग्रो हो रहा है। लेकिन जब हम पेंडल की प्राइस के ऊपर जाके देखेंगे तो पेंडल की प्राइस जिस तरह टीवीएल ग्रो हो रहा है सेम उसी तरह हमारे पास पेंडल की प्राइस के अंदर एक काफ़ी ग्रो आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है गाइस कि ज़रूरी नहीं है कि अगर टीवीएल ग्रो होता है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस के अंदर ग्रो आएगा। ज़रूरी ये है कि ये टोकन हमारे पास एज अ स्टैकिंग के लिए काम कर रहा है। जिस तरह मैंने बताया कि हमने अगर इथेरियम के अंदर ऊपर या पॉलीगॉन या मैट्रिक जिस आर्बिट्रम के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करना है तो उसके लिए हमें पैंडल की जरूरत पड़ेगी। तो पैंडल एज अ स्टैकिंग काम कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इस प्रोजेक्ट के अंदर एक काफ़ी हाइप आ सकती है। सो इस प्रोजेक्ट का जो हमारे पास सॉरी इस लिस्ट का जो हमारे पास फोर्थ नंबर जो प्रोजेक्ट है वो है जीएमएक्स। इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं सुपर बुलिश यू सेम लाइक पैंडल। रीजन इस क्या है कि अगर हम इसके टोकनॉमिक्स को देखें या इसकी न्यूज़ को देखें या इसके इसके काम को देखें तो जीएमएक्स बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है। और बल्कि जीएमएक्स एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी है, उस एक्सचेंज के टोकन है, एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। जिस और इसकी हाइप हमें 2024 के अंदर देखने को क्यों मिल सकती है, रीजन इज दैट के जिस तरह आईसीसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को टारगेट कर रहा है, सेम बाइनास कर लें या पास्ट के अंदर हमारे पास एफटीएक्स था, या अभी रिसेंट जो हमारे साथ इंडिया के अंदर जो जिस तरह बाइनास के अंदर एक फंड पर डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड के ऊपर ये सिस्टम हो सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड किसी बैंक के साथ किसी चीज़ के साथ कोई कनेक्टेड नहीं होते। लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं वो एज ए बैंक कनेक्टेड होती हैं, उनके प्रूफ होते हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन होती है, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। दैट्स वाई कि डिसेंट्रलाइज्ड को हम इतना उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये एक्सचेंजेस ये चीज़ लॉन्ग टर्म चलने वाली है, नो। लेकिन सेंट्रलाइज्ड जो चीज़ें होती हैं उनका काम, उनका एक डेटा होता है, उनकी एक स्टोरेज होती है, उनके पीछे ग्रुप्स होते हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन, क्लेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन होती है। तो जीएमएक्स एज अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के लिए काम कर रहा है। वेल इस प्रोजेक्ट का जो हमारे पास जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है हमारे पास पॉलीगॉन मैटिक। ओके, पॉलीगॉन मैटिक की क्या वजह है, जो हमारे पास लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट की क्या वजह है जो हमने ऐसे अपने लिस्ट में रखा है। इसकी रीज़न ये है कि तकरीबन अराउंड 2 मंथ के अंदर इथेरियम के ऊपर एक अपडेट आने वाली है।
डेनकन कोई अपडेट है इथीरियम के ऊपर जो 2024 के ऊपर आने वाली है। और इथीरियम के अंदर जो डेनकन अपडेट है, इसके अंदर एक कैनकिन नाम का कोई एक प्रोजेक्ट था जिसे एक टेस्ट किया गया, जिसे एक टेस्टिंग के लिए रखा गया, लेयर 2 के प्रोजेक्ट को टेस्टिंग के लिए रखा गया। टेस्टिंग, और इस टेस्टिंग के बाद हमें कौन कौन सी ऐसी मेजर चेंजिंग है जो हमें इथीरियम के अंदर और लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इसके अंदर है वो हमारे पास ये है कि जो फीस होती थी, जो हम पॉलीगॉन मैटिक को फीस, यानी कि हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज के अंदर, अगर हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो मैटिक के थ्रू करते हैं, पॉलीगॉन के थ्रू करते हैं, या आर्बिथम के थ्रू करते हैं। तो इस टेस्टिंग के दौरान ये कहा गया है, हुआ है कि यहाँ पे जो उसकी फीस होगी, जो हमारी गैस फीस होगी, या जो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो हम फीस पे करते हैं, तो वो फीस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अराउंड अगर कहा जाए तो 10% तक वो फीस रिड्यूस कर दी जाएगी। रिड्यूस करने की वजह से डेफिनेटली मैटिक को बाय किया जाएगा। मैटिक की प्राइस के अंदर हमें एक अनएक्सपेक्टेड हाइक देखने को मिल सकता है। बाकी ये मैटिक पॉलीगॉन इथीरियम के जो लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में से एक है। और होगा क्या कि इथीरियम के ऊपर जो स्केलेबिलिटी की जो रीज़न आ रही थी, उसे 100% तक सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर कोई बोले कि नो, इसे सॉल्व बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन यह है कि वहाँ इसकी स्केलेबिलिटी को एनहेंस किया जा सकता है। सबसे बड़ी जो अपडेट इथीरियम के ऊपर आने वाली है वो ये है बेटर डेटा स्टोरेज। तो डेटा स्टोरेज के लिए हमारे पास लेयर 2 के जो प्रोजेक्ट्स हैं, विच विल द बूस्ट ऑपरेशंस ऑफ लेयर 2 सॉल्यूशंस दैट रिले एंड ऑप्टिमिज्म डेटा मैनेजमेंट ऑन इथीरियम। जो कि इथीरियम के लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर हमें काफ़ी हाइप देखने को मिलेगी, जिनमें से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है हमारे पास। वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एक टॉप क्लास का जो प्रोजेक्ट है वो है हमारे पास लेयर 2। इसकी रीज़न बताने की, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो अभी अब जो बियर साइकिल था, आज इथीरियम उस बियर साइकिल के ऊपर 0.70 मैंने शेयर भी किया था आपके साथ पास्ट की वीडियो में, और ग्रुप में भी आपको बताया हुआ है कि 0.75 0.70। सो दैट्स वाई कि ये वो प्लेस है इथीरियम सॉरी मैटिक के लिए, जो कि अपने बियर साइकिल का जो यहाँ पे जिसकी प्राइस है, तो आज पॉलीगॉन मैटिक उस साइड के ऊपर खड़ा हुआ है। वैसे लेयर 2 के अंदर, लेयर 1 लेयर 2 इथीरियम के जो लेयर 2 है उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस काफ़ी हाइप हो चुकी है। और मैंने बताया कि हम टाइम टू टाइम इनको एक्मुलेट करते जाएंगे, कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, कुछ 15 दिन बाद करेंगे, कुछ 25 दिन बाद करेंगे, 2024 एंड 2025 के लिए। सो उनमें से हमारे पास जो लास्ट जो प्रोजेक्ट है वो है मैटिक पॉलीगॉन। 0.83 के ऊपर इसकी प्राइस चल रही है। अगर 0.75 0.70 के ऊपर यहाँ पे ये हमें मिलता है तो दैट्स व्हाई हम इसको बाय करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपका क्या ओपिनियन इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करें डेली इस टाइप की अपडेट के लिए। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।